देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। 28 फरवरी 2002 वो दिन जिस दिन को शायद गुजरात के लोग भूल पाएंगे, क्योंकि इस दिन अहमदाबाद के पास नरोदा गांव में हिंसा हुई और हिंसा में 11 लोग मारे गए। यह हिंसा 27 फरवरी 2002 में गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती ट्रेन में S6 कोच में आग लगाए जाने के बाद हुई। यह हिंसा बढ़ते बढ़ते कई इलाकों तक पहुंची और धीरे धीरे हिंसा तो खत्म हुई, लेकिन इस पर राजनीति अभी भी जारी है। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन पर तमाम आरोप लगे। ये मामला कोर्ट में पहुंचा और इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी। इस मामले की जांच होते होते कई नाम सामने आए। उसमें सबसे बड़ा नाम था तीस्ता सितलवाड़ का। तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों में बदनाम करने और सरकार को अस्थिर करने में क्या तीस्ता सितलवाड़ का हाथ है? ये हम नहीं बल्कि खुद गुजरात एसआईटी ने हाईकोर्ट में ये बात कही है। क्या है कुछ इस पूरे मामले पर, ये रिपोर्ट देखें, उसके बाद इसी पर करेंगे सीधी चर्चा। गुजरात दंगों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा तीस्ता सितलवाड़ के साथ संजीव भट्ट और आरबी श्री कुमार को लेकर हुआ है। तीनों पर गुजरात दंगे मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने का आरोप लगा है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि सितलवाड़, संजीव भट्ट और आरबी श्री कुमार सितलवाड़ एक नेता के लिए टूल के रूप में काम कर रहे थे। राज्य सरकार ने तीस्ता की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वो सबूतों को नष्ट कर सकती है। कोर्ट में राज्य सरकार के वकील ने भी ये कहा कि तीनों के खिलाफ झूठे साक्ष्य बनाने के सबूत भी मिले हैं। कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि सितलवाड़ ने झूठे साक्ष्य बनाने का किया है काम। तत्कालीन सरकार को बेदखल करने की रची साजिश। सरकार को बेदखल करने के लिए 30 लाख रुपए लिए। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने दिए थे 30 लाख रुपए। अहमद पटेल ने तीस्ता को किया था भुगतान। सरकारी वकील ने आगे कहा कि सितलवाड़ ने उसके बाद 2 पुलिस अधिकारियों, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और सेवानिवृत्त डीजीपी आरबी श्री कुमार को भी इस साजिश का हिस्सा बनाया। इस साजिश का मकसद 2002 में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाना और समाज में उनकी छवि धूमिल करना था। कोर्ट में सरकार ने जिस तरह कांग्रेस नेता अहमद पटेल पर सरकार को अस्थिर करने और तत्कालीन सीएम को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है, ये गंभीर मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो जिस तरीके से इस मामले में जांच चली और धीरे धीरे नाम निकलकर सामने आए, इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ में मेहमान जुड़े, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। बीजेपी नेता आलोक बत्स और कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत मुन्ना खान आप ही के साथ में। तमाम आरोप लगे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। विपक्ष हमेशा से ही इस मामले को आरोप लगाता हुआ आया है, लेकिन अब जिस तरीके से जांच सामने आई है, खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, क्योंकि एसआईटी का दावा है। क्या कहेंगे इस पर? सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के आवास से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर और भीषण दंगे भड़के और मुख्यमंत्री जी कहते हमें कानों कान तक खबर नहीं। सबसे बड़ी सवाल यह कि पूरे गुजरात के अंदर दंगे भड़के और गृह मंत्री कह रहे हमें पता ही नहीं, हमें खबर ही नहीं, हमारा कोई रोल ही नहीं, हमारा कोई हाथ ही नहीं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी जी से कहा था कि आपको राजधर्म निभाना चाहिए। किसी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या नेता ने या कार्यकर्ता ने नहीं कहा था, ये खुद देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। सवाल यह है, दूसरा सवाल यह है कि जिस तरीके से वहां पे गुलबर्गा सोसाइटी जलाई गई और गुलबर्गा सोसाइटी के अंदर जो एमपी कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, उन्होंने कॉल किया मोदी जी को, तो मोदी जी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उसे गाली देने का काम किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड सारी बातें। जिस तरीके से बाबू बजरंगी को खुली छूट मिली और सायरन बजते ही दंगे शुरू और सायरन बजते ही दंगे बंद, ये क्या सुनियोजित प्रोग्राम कार्यक्रम नहीं था? क्या ये साजिश नहीं थी? लेकिन कई ऐसे सवाल है, अहम सवाल है जो अब तक जनता ढूंढ रही है। किस तरीके से सारे प्रायोजित सिस्टम से गुजरात को जलाया गया, वहां पे सभी का नुकसान हुआ। पंकज जी, एक का नुकसान नहीं हुआ, सभी का नुकसान हुआ। हिंदू भाई के भी, मुस्लिम के भी, सिख के भी, ईसाई के भी, क्रिश्चियन के, सभी का नुकसान हुआ। लेकिन फायदा किसको हुआ? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी को और वहां के उस टाइम के गृह मंत्री श्री अमित शाह। लेकिन मुन्ना खान जी, इस मामले को लेकर नरेंद्र मोदी जी को तो क्लीन चिट मिल चुकी है ना, लेकिन अब इस मामले में जो एसआईटी जांच कर रही है उसमें नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। पूरे विश्व को पता है, पूरे विश्व को पता है कि गुजरात जल रहे थे और मुख्यमंत्री जी सो रहे थे, गुजरात जल रहे थे और वहां के गृह मंत्री सो रहे थे, पूरे विश्व को पता है। इसमें सफाई देने की जरूरत नहीं। किस तरीके से वहां पे जो गवाही दे रहे थे, जो साक्षी थे वहां के, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उनके परिवार की हत्या की गई, उसे उठा के जेल में डाला गया। डीजी बंजारा इसका बिल्कुल जीता जागता सबूत है। कई ऐसे कितने के एनकाउंटर हो गए जो दंगे के गवाह थे, जिनके सामने जो चश्मदीद थे, जिनके सामने ये दंगे भर के किस तरीके से लोगों ने जान बचाई। तो सारी बातें हैं, बातों यानी कि अब जो एसआईटी जांच कर रही है जिसमें नाम सामने आ रहे हैं वो कोई मायने नहीं रखते हैं। बिल्कुल कोई मायने नहीं। बोले हम बाबू बजरंगी ने कहा कि हमने अमित शाह के कहने पे ये काम किया, हमने अमित शाह के कहने पे दंगे भड़काए, वो वीडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है। ठीक है मुन्ना खान जी, मेरे साथ में बीजेपी नेता आलोक जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, एसआईटी जांच कर रही है, कांग्रेस के नेता का नाम सामने आया है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी कांग्रेस ये नहीं मानती है कि इस दंगे में बीजेपी का हाथ नहीं था। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी का हाथ था, कांग्रेस का नाम जो है वो बेबुनियाद है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए पंकज जी, कांग्रेसियों को आदत है गलत काम करने का और फिर उसके ऊपर झूठ बोलने का। जब नरेंद्र मोदी जी को कोर्ट ने कर दिया तो ये अपनी अदालत में उनको दोषी ठहरा रहे हैं। इनकी कौन सी अदालत है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? या ये यहाँ के संविधान में और यहाँ की न्यायपालिका में विश्वास नहीं रखते हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मुन्ना खान जी से, इनकी कौन सी अदालत है जहां ये उनको गुनाहगार ठहरा रहे हैं और इनकी बात पर कौन विश्वास करेगा? दूसरी बात कि जब एसआईटी जांच कर रही है और उस जांच में इस बात का खुलासा हो रहा है कि अहमद पटेल ने शीतला को 30 लाख रुपए दिए थे नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए, तो इस बात पर इनका क्या कहना है? मुन्ना खान जी, ठीक, हकीकत ये है कि जिस अहमद पटेल की बात ये आलोक जी जवाब ले लेते हैं। मुन्ना खान जी क्या जवाब देंगे इस पर? पंकजा जी, जिस तरीके से ये अहमद पटेल की बात कर रहे हैं, आज उसी अहमद पटेल की वजह से मोदी जी बचे हुए और देश के गृह मंत्री अमित शाह बचे हुए। ये देश और दुनिया जानते। मुन्ना खान जी किस वजह से बचे हुए हैं, जरा वो मुझे एक्सप्लेन करके बताइए ताकि पता तो चले। बिल्कुल किस वजह से बचे हैं ये बात तो राज खोलने की नहीं है, लेकिन अहमद पटेल के ये तो आलोक जी को अच्छी तरह पता है किस तरीके बचे। आलोक जी को पता है नहीं पता है, आप जिस तरीके से बचा, हाँ वो मैं भी चाहूंगी कि कम से कम पता तो चले। जी 30 लाख का आरोप, 30 लाख रुपए देने का आरोप लग रहा है और आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी इसी वजह से बची हुई है, नरेंद्र मोदी इसीलिए बचे हुए हैं। 30 लाख देने का आरोप थे तो एनजीओ के अधीन उसे किसी कार्य के कारण भुगतान किए गए थे। ये आरोप बेबुनियाद है कि शिष्टा सीतलवाड़ ने मोदी जी के खिलाफ बोलने के पैसे लिए अहमद पटेल से। ऐसा नहीं है, वहां पे कई ऐसे हैं, डीजी बंजारा है, कई ऐसे सुधीर राणा है, उसके बाद विकास अवस्थी है, ये सारे सभी को कांग्रेस पार्टी ने अहमद पटेल ने पैसे दिए थे क्या? आपने 19 एनकाउंटर करवाए, जो सबूत जो गवाह थे, जो साक्ष्य थे इस चीज के कि गुजरात जलाने का काम देश के गृह मंत्री ने, गुजरात के गृह मंत्री ने किया था, जिसपे वहां के मुख्यमंत्री ने खामोशी अख्तियार की थी। खामोश रहे मुख्यमंत्री और वहां के गृह मंत्री ने पूरे गुजरात को दंगे में भड़काने का, दंगे करवाने का काम। ठीक, तो इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते कि अगर आपके घर में आग लगी हो और घर का मुखिया के हमें पता ही नहीं, घर का उप मुखिया के हमें पता ही नहीं, और सायरन बजने पे दंगे शुरू हो जाते और सायरन बजते ही ऐसा शांत हो जाता, लगता सुनामी आ गई, कहीं कोई पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं बाबू बजरंगी के बात को भी अहमियत देना चाहिए कि किस तरीके से बाबू बजरंगी के वीडियो बार बार सार्वजनिक तौर पे बाहर आए। बाबू बजरंगी ने कहा कि हमने
गृह मंत्री अमित शाह जी के कहने पे सारे काम किए, सारे प्रोग्राम सेट किए, और उन्हीं के कहने पे गुजरात में दंगे हुए और वहाँ एक ही समुदाय टारगेट था, वो था मुस्लिम समुदाय। क्योंकि वहाँ के एमपी, चुने हुए एमपी ने जब फोन किया नरेंद्र मोदी जी को, तो नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें अभद्र भाषा बोलने का काम किया और गालियां देने का काम किया उनके रिकॉर्ड के मुताबिक। तो उन्होंने पत्र में लिखा था, जो उन्होंने मेल किए थे उसके मुताबिक। तो ये देश के अंदर जो गुजरात में जो भीषण दंगे हुए पूरे देश को पता है, और गुजरात में रहकर गुजरात में ही सभा के दौरान हमारे पूर्व देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को राजधर्म अपनाना चाहिए। ठीक है आलोक जी, दो सवाल आपसे। पहला सवाल तो यही है, जिस तरीके से मुन्ना जी बता रहे हैं कि सायरन बजा, सायरन नहीं बजा, उसको लेकर दंगों में अमित शाह का नाम रहा है, नरेंद्र मोदी का नाम रहा है। दूसरा सवाल ये है कि 21 साल हो चुके उस समय पर, जिस समय पर गुजरात में दंगे हुए, बीजेपी की सरकार थी, इतने सारे अधिकारियों के नाम उसमें शामिल थे। क्या सरकार को इस दौरान कुछ भी खबर नहीं थी? सरकार की नाक के नीचे पर जो अधिकारी थे वो इतना बड़ा खेल खेल रहे थे। दो बड़े सवाल। देखिए, ये आपका कहना सही है, उसमें आईपीएस अधिकारी भट्ट का नाम भी आया था, डीजीपी श्रीनेश कुमार ऐसी कुछ नाम था उनका भी आया था, और इन लोगों की संलिप्तता थी। सरकार इसको भांपने में थोड़ी देर कर दी या चूक कर दी, लेकिन ये सारे लोग इसमें संलिप्त थे, इसमें कोई शक नहीं है। एक बड़े साजिश के, देखिए अहमद पटेल बहुत बड़े साजिश करता थे, ये सोनिया गांधी को भी कैप्चर किए हुए थे। जब तक ये जिंदा थे तब तक सोनिया गांधी इन्हीं के इशारे पर सारा काम करती थी। तो इनकी एक अपनी अहमद थी, इनका एक अपना नेटवर्क था, उसको इस्तेमाल करके ये सरकार को अपदस्थ करने, नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की साजिश इन्होंने रची थी, जो सफल नहीं हो सकी, और समय रहते इसका पर्दाफाश हो गया। ठीक, मुन्ना खान जी, साफ तौर पर कहना है, बीजेपी का आरोप है कि उस समय पर सलाहकार थे अहमद पटेल, 30 लाख रुपए दिए जाते हैं सोनिया गांधी के सलाहकार। सबसे बड़ा सवाल है ना कि कहीं आला कमान की मिली भगत का आरोप जिस तरीके से कांग्रेस लगा रही, क्या कहेंगे इस पर? ये आरोप बेबुनियाद है, निराधार है, इन आरोपों से कुछ नहीं होता। आरोप तो कई लगे, गुजरात के मुख्यमंत्री के ऊपर, गुजरात के गृह मंत्री पे, उन आरोपों का क्या हुआ? चाहे संजीव भट्ट और डीजी बंजारा हो, बाबू बजरंगी हो, इनका क्या हुआ? 19 बाकी लोग थे जिनका एनकाउंटर हो गया, 6 अभी जेल में बंद है, आजीवन कारावास के तहत वो उस पर मुकदमा चल रहा है, उनका क्या हुआ? तो ये आप देश की जनता को भ्रमित नहीं कर सकते, और दुनिया को आप ये नहीं बता सकते कि गुजरात जब जल रहा था तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, और गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह जी नहीं थे। मुन्ना खान जी, एसआईटी तो जांच कर रही है ना, एसआईटी की जांच में निकलकर सामने आ रहा है आरोप जो आ रहा है। एसआईटी के जांच में संजीव भट्टी के बात को दबाया गया, डीजी बंजारा के बात को दबाया गया, बाबू बजरंगी के बातों को नजरअंदाज किया गया। तो वहाँ पे तो आप जांच एजेंसी पर सवाल उठा रहे हैं? जांच एजेंसी पे सवाल नहीं उठा रहे, जांच एजेंसी जांच करे, लेकिन जो दोषी है वो मिले तब तो। उनको तो पहले एनकाउंटर उनका किया गया, उनको जेल में डाला गया, उनके परिवार को बजाबजा धमकाया जा रहा है, उनके परिवार को डराया जा रहा है कि अगर मुंह खोलने का काम किया तो फिर जिंदगी से हाथ धो लोगे, फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो कई तरह की ऐसी बातें, जिस तरीके से गुजरात दंगे को छिपाया गया, और गुजरात दंगे के बारे में जो देश और दुनिया को बताया गया कि मुख्यमंत्री जी का हाथ थे ही नहीं, गृह मंत्री के हाथ थे ही नहीं, तो ये असंभव बात है। अगर राज्य के मुखिया, अगर एक सुई भी हिले राज्य के अंदर तो मुखिया को पता होता है। और मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी गुलबर्गा सोसाइटी में भीषण आग लगी है, टायर डाल करके लोगों को जलाया जा रहा है, और उसके बाद आप कह रहे हो नहीं। पुलिस आती है तो कहती है खामोश रहो, पुलिस के सामने दंगे भड़क रहे, पुलिस के सामने बम गोले तलवारें निकल रही है, उसके सामने गले में टायर डाल के जलाया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो अब आप छिपा नहीं सकते। क्या है कि यहाँ के जज में तो फैसला हो गया, लेकिन जो सबसे बड़ा ऊपर बैठा जज है ना, उसका फैसला आना बाकी है। उसका फैसला, उसके लाठी में आवाज नहीं है,
जिस दिन उसकी लाठी लगेगी शायद आवाज नहीं आएगी और दर्द और पीड़ा बहुत ज्यादा होगी। ठीक। आलोक जी, आरोप लग रहा है कि पहले ही जो मुख्य आरोपी थे उनके एनकाउंटर करा दिए गए हैं, उनके परिवार को धमकाया जा रहा है और इसी वजह से ये है कि अब जो जांच हो रही है वो एक तरफा जांच हो रही है। आरोप लग रहा है बीजेपी पर। देखिए, अभी अभी मेरे दोस्त मुन्ना खान जी ने कहा ऊपर वाले की लाठी काम करेगी, इसका मतलब नीचे से सब ठीक है। अब ये भगवान भरोसे चले गए कि अब ऊपर वाले की लाठी लगेगी तो कुछ करिश्मा हो। आलोक बस जी मित्र हमारे, नीचे तो जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, बाकी ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ये तो पुरानी कहावत है मुन्ना भाई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब तक कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस ने 90 सरकार गिराई, 46 अध्यादेश लाए, तो वो सब ठीक था। अगर बीजेपी ने एक अध्यादेश लाया तो वो लोकतांत्रिक हो गई। एक सरकार नहीं गिराई। आलोक जी, मुद्दे से नहीं भटकना है। गुजरात दंगों पर बात हो रही है, गुजरात पर बात करेंगे, अध्यादेश पर जब बात होगी तब बात करेंगे। पंकज मैडम, गुजरात दंगे पे कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कौन दोषी था कौन दोषी नहीं था। इसके बाद एसआईटी के जांच में जो लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं उनके नाम उजागर हो रहे हैं, उससे कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। और तो सब दूध का दूध और पानी का पानी है। ये जितनी बातें कह रहे हैं, ये जितनी साक्ष्य प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस सारे का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लिया जा चुका है। तो वो सब बातें करना बेकार है। लेकिन आलोक जी वो तो नहीं मान रहे ना, उनका तो ये साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी धमका रही है परिवारों को। आप मानते कितना बड़ा संगीन आरोप आप पर लग रहा है? नहीं, वो नहीं मान रहे हैं। कोई संगीन परिवार आया है सामने कि हाँ जी मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है? किसी ने बोला है कोर्ट में जाके कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है? मुन्ना खान जी, मुन्ना खान जी जवाब दीजिए। परिवार कहाँ बचने दिया? इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा पंकज मैडम। ठीक, पंकज जी, हाँ। ये सवाल है कि आपने परिवार को बचने कहा दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा गहन सवाल है कि वहाँ जो कॉल रिकॉर्ड निकले, वहाँ की जो यथास्थिति थी, जिस तरीके से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनी उसमें दृश्य दिखा गए तो सरकार को मिर्ची लगी। सरकार ने उसे फौरन इमीडिएटली बंद करवाने का काम किया, बीबीसी के दफ्तर पे रेड मरवाने का काम किया। तो ये दिखा रही है किस तरीके से शाह और शहनशाह की जो जोड़ी है वो कार्य कर रही है। यही कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी बहन। दूसरी बात ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, तो उसी सुप्रीम कोर्ट के जज को आपने राज्यसभा सांसद बनाने का काम किया, उसमें एक जज है जिसको आपने राज्यपाल बनाने का काम किया। तो सारे सिस्टम को तोड़ करके आपने काम किया। तो देश और देश की जनता देख रही है। यानी कि अब मुन्ना खान जी, अब आपको जज पर भी भरोसा नहीं है, कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? वो जज जिसको सांसद बनाया गया, वो जज जो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में फैसला सुनाते हैं उसको गवर्नर बनाया गया। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं, साफ तौर पर यही है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद क्लीन चिट दी है ना। बिल्कुल पंकज यादव जी, जब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, मैं उस जज की बात कर रहा हूँ। हाँ। सारे जज ऐसे नहीं है। अभी जो शिवा चंद्रचूड़ है उन्होंने इन्हें पानी पिला रखा है, इनके नियत को नीति को बार बार। अभी एक मसला था, चुनाव आयोग की नियुक्ति होनी थी तो साहब ने बंद लिफाफे में नाम भेजा कि भाई हमें तो 2024 में धांधली करनी है, आप इन नाम को सिलेक्ट करो जो चुनाव आयुक्त में घोषित हो और चुनाव आयुक्त के जो मेंबर है वो बने, ताकि हमारी वहां पे दादागिरी चल सके। लेकिन साफ शब्दों में जज साहब ने कहा, चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि बंद लिफाफा हमें स्वीकार नहीं। और मैं आदेश करता हूँ हाई कोर्ट को भी कि सरकार के द्वारा बंद लिफाफे में कोई भी चिट्ठी कोई भी नाम न ले जाए, कम से कम पारदर्शिता हो। और दूसरी बात कि सिर्फ सरकार ही चुनाव आयोग को नियुक्त नहीं करेगी, विपक्ष का भी अहम रोल होगा, दोनों के अहम तस्वीरें से होगा। इसलिए आपने देखा कर्नाटक चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। पहले क्या होता था, ईवीएम चल रही है, वहां से फौज हटे हैं, वोट बीजेपी को पड़ रही है। बहुत सारे सवाल सर ईवीएम पर सवाल ना ही उठाए वही ठीक है, क्योंकि मुद्दा नहीं है ईवीएम का। ईवीएम पर जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक होती है। नहीं ईवीएम का मैटर ना ही लाए तो ही ठीक है।
बिल्कुल। बहुत सही आलोक कहा जी, पंकज जी आपने। आलोक जी, बहुत जांच सही कहा एजेंसी आपने। पर, आलोक जी, जांच एजेंसी पर सवाल उठाते थे विपक्ष, आज तो जज पर ही सवाल उठाने लगे हैं। कल को ये न्यायपालिका पर भी उठा देंगे। जो इनको सूट करता है पंकज मैडम, जो इनको सूट करता है वो ठीक है। जैसा अभी आपने कहा कि ये जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, ये हारते हैं तो ईवीएम खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ जज दे दिया तो ये जज को बोल रहे हैं कि जज खराब है। तो ये इनकी आदत है। इनको संवैधानिक संस्थानों के ऊपर भरोसा ही नहीं है। ये तो परिवारवाद के राजशाही वाले लोग हैं। हुकुम फरमान चालू हुआ और ये उसके मुताबिक काम करते हैं। यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार के लोकतांत्रिक न्यायालय ने नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों से मुक्त किया। सारे तथ्य सबूत सब पेश किए गए, लेकिन वो निर्दोष पाए गए। उस पर भी इनको शक हो रहा है। तो उसका क्या इलाज है? मुन्ना खान जी, हमेशा से ना कोई भी मुद्दा रहा हो, हमेशा से अगर इस्तीफे की बात आती थी तो गुजरात दंगों का मामला सबसे पहले विपक्ष उठाता है कि गुजरात में दंगे हुए, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया गया। लेकिन हालांकि नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस के नेता इसमें घिर रहे हैं, इस पर किस तरीके से आप सफाई देंगे? इस पर क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस के नेता कोई नहीं भीड़ रहे। कांग्रेस के नेता यही बता रहे कि किस तरीके से गुजरात जल रहा था और वहां के मुख्यमंत्री ताली बजा रहे थे, वहां के गृह मंत्री ताली बजा रहे थे। ये देश और दुनिया ने देखा, इसीलिए अमेरिका ने पाबंदी लगाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने अमेरिका इतना बड़ा को नहीं सवाल खड़ा हो रहा है मुन्ना जी, और आप कह रहे हैं आरोप नहीं लग रहा है। नहीं, बिल्कुल आरोप लग रहे हैं ना। ये तो बिल्कुल फैसला क्या आया वो नहीं पता, लेकिन कटु सच है कि गुजरात जल रहा था और उस टाइम के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ताली बजा रहे थे। वहाँ बाबू बजरंगी भाई खुलेआम टायरों में आग लगा करके लोगों को गले में डाल रहे थे और वहाँ के गृह मंत्री अमित शाह उसके लिए शाबाशी और तालियां बजा रहे थे। ये देश जान रहा है और देश ये इतिहास गवाह रहेगा कि किस तरीके से एक राज्य जल रहा था और राज्य की मुखिया वहाँ ताली बजा रहे थे और राज्य के गृह मंत्री ताली बजा रहे थे। इसीलिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को कम से कम राजधर्म निभाना चाहिए। और जो अहमद पटेल पर आरोप लग रहा था वो क्या कर रहे थे? मुन्ना खान जी, अहमद पटेल पर जो आरोप लग रहा था वो क्या कर रहे थे? अहमद पटेल पे आरोप लगाना, मैं कहता हूँ निराधार आरोप। अहमद पटेल पे आरोप निराधार है। अहमद पटेल न गुजरात के कोई वर्कर थे, न गुजरात के कोई पद पे थे, वो तो केंद्र में थे। तो सवाल ये है कि राज्य एक दायरा होता है, केंद्र का और एक राज्य का। तो राज्य के संभालने का जो दायरा जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को था, उन्होंने वो कार्यशैली निभाई। ठीक है। तो इसी पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आपको राजधर्म निभाने चाहिए, क्योंकि इस तरह के वहां पे लोगों पे अत्याचार किए गए। गुलबर्गा सोसाइटी नहीं, कई ऐसे गुलबर्गा सोसाइटी हो, जामनगर हो, बड़ोदरा हो, कई शहर बिल्कुल खुलेआम जल रहे थे और वहां के मुख्यमंत्री ताली बजा रहे थे, वहां के गृह मंत्री ताली बजा रहे थे। ये इतिहास में भी एक रिपोर्ट हो। उसके बाद मैं बता दूं। ठीक है मुन्ना खान जी, ये भ्रमित करना नहीं। ठीक है, समय बहुत कम है, फाइनल कमेंट चाहूंगी आलोक जी, जल्दी से फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट यही है पंकज जी कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों की आदर करते हैं और लोकतंत्र में अगर कोई भी डिसीजन न्यायालय द्वारा या कहीं से दिया जाता है तो हम उसका पालन करते हैं, आगे भी पालन करते रहेंगे। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इनके यहाँ परिवारवाद पिछले 6 दशकों से चल रहा है। तो इनके और हमारे पार्टी में इतना ही अंतर है कि ये परिवारवाद वाले पार्टी हैं, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं और हम इसी तरह भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित कर देश को विश्व गुरु बनाने की कवायद में जो जुटे हुए हैं उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। ठीक है मुन्ना खान जी, फाइनल कमेंट। बिल्कुल, ये बार मित्र हमारे कह रहे, मैं बहुत आदर सम्मान करता हूँ, इनका मित्र है हमारे। ये लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र देश की जनता देख रही है किस तरीके से बहु बेटियों को रोड सड़कों पे बूटों से कुचला जा रहा है, किस तरीके से किसानों पे थार गाड़ी चलाई जा रही है, किस तरीके से किसानों पे रोडों पे उन पे लाठियां चल रही है, उन पे पानी का बौछार हो रहा है, उन पे डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की दुहाई आपका दे मित्र हमारे, आपका जो लोकतंत्र है वो पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र है। बात तो ये लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र को कुचलने का काम करते हैं। ठीक है, मेन इसका ये इस तरीके से
ठीक है कई ऐसी मुन्ना खान जी, घटनाएं हैं, वो बहस लगभग समय हो कम जाएगी। होने के चलते इसलिए चर्चा मैं को अपनी यहीं पर ही बातों को- रोकना होगा। आप दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से गुजरात में 2002 की जो कांड हुआ था, गोधरा कांड, उसको शायद ही जो जनता है वो भूल पाएगी, लेकिन अब इसको लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही थी, जिस तरीके को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला था वो लगातार जारी था। नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी थी, लेकिन अब इसी मामले पर अब कांग्रेस के कुछ नेताओं के ऊपर यह आरोप भी लगा है कि 30 लाख रुपए दिए थे, जिसमें सबसे बड़ा आरोप जो लगा है वो तीस्ता पर लगा है कि आखिरकार उन्होंने अहमद पटेल से 30 लाख रुपए लेते, यानी कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी मिलीभगत थी, जिसको लेकर अब धीरे धीरे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है और देखना होगा कि अब कौन कौन से ऐसे अधिकारी और कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जिन पर यह गाज गिरेगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।